हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेप 1 अपना कंप्लीट किया जिसमें हमने डिमांड फॉर मनी को सीख लिया था और उसकी कर्व बनाना भी सीख लिया था। आज की वीडियो में हम स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टेप 2 में हम सीखने वाले हैं मनी सप्लाई के बारे में। मनी सप्लाई क्या होता है कि कितनी मार्केट में मनी की सप्लाई है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी हमारी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही डिसाइड करती है कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई करना है, और जो मनी सप्लाई करते हैं उसको कहते हैं नॉमिनल मनी सप्लाई। ओके, तो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट रेट। मार्केट में कितना भी इंटरेस्ट रेट चल रहा हो, मनी सप्लाई को हम क्या मानते हैं? कॉन्स्टेंट मानते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने से मनी सप्लाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम कर्व बनाते हैं मनी सप्लाई का, तो हमें कौन सी कर्व चाहिए होती है? रियल मनी सप्लाई की हमें कर्व चाहिए होती है। तो रियल मनी सप्लाई किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें नॉमिनल गिवन होगा तो हमने फॉर्मूला पिछले क्लास में भी सीखा है, क्या होता है? नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन में प्राइस लेवल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रियल मनी सप्लाई आएगा। नॉमिनल मनी सप्लाई को आप एम बार से नोट कर सकते हैं एंड प्राइस लेवल को पी बार से नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मनी सप्लाई कर्व बनता है। देखिए, एक्स एक्सिस जो है आपका शो कर रहा है सप्लाई फॉर मनी को, और वाई एक्सिस आपका इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है। और जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मनी सप्लाई क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, चाहे कोई भी इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा है मार्केट में। तो हम सीधा मनी सप्लाई को स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पैरेलल टू हमारी वाई एक्सिस। तो ये जो कर्व है यही हमारी क्या है? मनी सप्लाई कर्व है। ओके, और जो मनी सप्लाई कर्व है कैसे आई है? एम बार अपॉन में पी बार को सॉल्व करके, एम बार अपॉन में पी बार। ओके, तो ये मनी सप्लाई का। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा स्टेप 2। आइए स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम आते हैं। तो स्टेप 3 हमें बात करता है इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होगा? देखिए, स्टेप 1 में हमने डिमांड फॉर मनी पढ़ा था, स्टेप 2 में हमने सप्लाई फॉर मनी पढ़ लिया। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यानी कि डिमांड फॉर मनी जब सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा मनी मार्केट में। और हम कह सकते हैं कि रियल डिमांड इक्वल टू रियल सप्लाई यहाँ देखने को मिलेगा। तो आइए इक्विलिब्रियम का ग्राफ बना के देखते हैं कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम का यहाँ पर ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर हम दोनों मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई कर्व बनाएंगे। तो मनी सप्लाई कर्व जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बनाया था, तो ये क्या होता है? पैरेलल टू हमारी वाई एक्सिस होता है। तो इसको बनाते हैं ज़रा। ये हमारी मनी सप्लाई कर्व हो गई और ये हमारी मनी डिमांड कर्व हो गई। ओके, ये हमारी मनी डिमांड कर्व है, ये हमारी मनी सप्लाई कर्व है। तो इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आया है। ओके, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि फिक्स्ड है, R1 इसको हम नाम दे देते हैं। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतनी इस पॉइंट की, ये डी पॉइंट की हमारी डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि अगर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आता तो क्या होता, और अगर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आता तो क्या होता? देखिए, इस पॉइंट पे क्या देखने को मिल रहा है? इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो मनी डिमांड जो है आपका, वो आपका एक तरीके से लेस है मनी सप्लाई से, और इस पॉइंट पे आपका जो मनी डिमांड है वो क्या है? एक तरीके से ग्रेटर है मनी सप्लाई पे। तो अगर यह इस पॉइंट पे है तो इक्विलिब्रियम E1 होगा, और इस पॉइंट पे है तो इक्विलिब्रियम E2 होगा। लेकिन ये पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। तो अगर ऐसा इकोनॉमी यहाँ पर ऐसी इकोनॉमी है मार्केट में, तो वो किस तरीके से ठीक होती है, इसका मतलब क्या होता है, अब उसको हम सीखते हैं। तो आपने यहाँ तक तो जान लिया होगा कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मनी सप्लाई इक्वल टू क्या होगा? डिमांड फॉर मनी होगा। अब हम सीखते हैं कि अगर मनी डिमांड लेसर हो गया मनी सप्लाई से तो क्या होगा, या फिर मनी डिमांड ग्रेटर हो गया मनी सप्लाई से तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मनी डिमांड लेसर है मनी सप्लाई से, इसका मतलब है कि मनी डिमांड कम हो रही है, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है। तो इसको हम लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पीपल आर प्रेफरिंग टू होल्ड लेस मनी इन हैंड। मतलब पीपल को, लोगों को कम पैसा अपने हाथ में रखना प्रेफर कर रहे हैं वो। या फिर हम कह सकते हैं कि पीपल आर प्रेफरिंग टू कीप अमाउंट इन बैंक एंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड। मतलब हाथ में पैसा कम रख रहे हैं, मतलब पैसा कहाँ रख रहे हैं? वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में रख रहे हैं, या फिर उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए, अगर वो पैसा बैंक में रखेंगे तो इससे क्या देखने को मिलेगा? तो डिपॉजिट विद बैंक इंक्रीज। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में रख देंगे तो डिपॉजिट बैंक में बढ़ जाएगा। इससे बैंक क्या करेंगे? देयरफॉर बैंक विल डिक्रीज द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। देखिए, बैंक, जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के पास पैसा आएगा तो इंटरेस्ट वो कहाँ से देंगे? इतना तो उनके पास इंटरेस्ट देने को ही नहीं होता। तो अपना इंटरेस्ट रेट वो कम कर लेंगे। ऐसा देखने को मिला था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन के समय में लोग सब अपना सारा पैसा बैंक में रख रहे थे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो काफ़ी कम कर दिया था बैंक ने। तो जब भी पीपल प्रेफर करते हैं बैंक में पैसे रखना, तो इससे क्या होता है? इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाता है।
ओके, इसको ध्यान से आप सुनना। वैसे ही अब इन्वेस्ट इन बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, देखिए सपोज आपने एक बॉन्ड परचेज किया जिसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़ और इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%, तो आपको सालाना इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा उस बॉन्ड में, 80 रुपीज़ मिल जाएगा। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बॉन्ड में जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसका बॉन्ड का प्राइस क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। सपोज उस बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, 1200 हो गया उसका फेस वैल्यू, तो अगर मैं यील्ड रिटर्न की बात करूँ, जो नेट रिटर्न मैं कमा रहा हूँ उस बॉन्ड से, तो वो क्या हो जाएगा, जितना मैंने इंटरेस्ट कमाया 80 अपॉन में जो करंट फेस वैल्यू है उसकी 1200 इंटू 100, तो परसेंटेज जो आएगा वो आएगा 6.75। देखिए यहाँ पर देखने को तो मिल रहा है कि 8% मिलेगा, लेकिन असली में कितना मिल रहा है, 6.75। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों में हमने क्या देखा, अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में रख रहे हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे इंटरेस्ट रेट जो होगा वो फॉल होगा, और ये फॉल तब तक होता रहेगा जब तक हम न्यू पॉइंट ई को अचीव ना कर ले। तो ये कौन सा केस था, एमडी जब लेस था हमारा किससे, एमएस से। ओके, तो आप ये यहाँ पर थे हम एमडी लेस एएस में, इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। देखिए इस पॉइंट में मनी डिमांड जब कम है मनी सप्लाई से, तो हम इस पॉइंट पे थे। तो ऐसे होने से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट जब तक यहाँ नहीं आएगा, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाएगा, तब तक ऐसा चलता रहेगा। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये। अब इसका वाइस वर्सा अगर हम देखते हैं कि अगर मनी डिमांड जो है वो ज़्यादा है मनी सप्लाई से, तो क्या हो रहा है, देखिए अगर मनी डिमांड ज़्यादा है मतलब लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अपने हाथ में पैसा होल्ड करना, तो पीपल आर प्रेफरिंग टू होल्ड मनी इन हैंड। तो इससे क्या देखने को मिलेगा, पीपल आर प्रेफर टू कीप लेस अमाउंट इन बैंक। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने हाथ में रख रहे हैं मतलब वो कम अमाउंट पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, या फिर कम अमाउंट ऑफ पैसा वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर बैंक में हम बात करें, तो अगर बैंक में डिपॉजिट कम हो जाएंगे तो बैंक क्या करेंगे, डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट अपना क्या करने लग जाएंगे, इंक्रीज करने लग जाएंगे। अगर डिपॉजिट बैंक के पास कम आते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो लोगों को लुभाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा बैंक में रखें। तो हमने देखा अगर बैंक में पैसा कम आएगा तो इससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है। वैसे ही अगर इन्वेस्ट इन बॉन्ड का केस देखते हैं, अगर लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कम कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए सपोज बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000, वही सेम रेट है, 8% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 80% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा ईयरली। अब लोग किसी पर्टिकुलर बॉन्ड पे या कोई भी बॉन्ड पे इन्वेस्ट कम करेंगे तो उस बॉन्ड का प्राइस भी क्या होने लग जाएगा, फॉल करने लग जाएगा। तो फेस वैल्यू सपोज 1000 से उसका 900 रह गया, और अब मैं ईयरली रिटर्न यहाँ कैलकुलेट करूँगा तो 80 मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, अपॉन में उसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई 900, इंटू 100 करेंगे तो एटलीस्ट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 8.9% अप्रॉक्स आपको मिलेगा। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 8% है, लेकिन आपको मिल 8.9 रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ओके, तो अगर लोग कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे किसी बॉन्ड में तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ओके, तो ये दोनों इंटरेस्ट रेट कब तक राइज करेंगे, ये दोनों इंटरेस्ट रेट तब तक राइज करेंगे जब तक पॉइंट ई मतलब इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो यही हम ग्राफ में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम किस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे हैं हम जहाँ पर मार्केट डिमांड मेरा मनी सप्लाई से कम था। ओके, तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट प्रिवेल हो रहा था मार्केट में, सपोज करते हैं R2। अब ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, और तब तक इंक्रीज हो जाएगा जब तक हम इस इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं पहुँच जाते। ओके स्टूडेंट, तो यही हमने देखा कि क्या होता है जब मनी डिमांड ग्रेटर होता है मनी सप्लाई से, और क्या होता है जब मनी डिमांड स्मॉलर होता है हमारा मनी सप्लाई से, और ये इनके कंक्लूजन थे। अब हम अपनी लास्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम LM कर्व किस तरीके से डिराइव होता है वो सीखेंगे, और वो इस LM कर्व का लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।